व्हाट डज ऑटो सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ? थोड़ा सा पाई चार्ट की सूरत में बता दें कि किसका कितना शेयर है, जैसे होंडा है, सुजुकी है। इस वक्त सबसे ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर, जैसे मैंने आपको बताया, पिछले साल तकरीबन 1.5 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियाँ बिकी हैं। तो उसके अंदर अगर हम सबसे ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर देखें तो आई थिंक दैट वुड बी बाय एंड लार्ज। अच्छा, ये बताएं कि जो अब करंट स्टेट है हमारी ऑटो सेक्टर की, इसको आप कैसे करेंगे कैरेक्टराइज के? क्या ये रिकवरी स्टेट है या टेम्पररी रीबाउंड है या कोई नया साइकिल स्टार्ट हो? वही अगर हम दोबारा हिस्ट्री की तरफ देखने लगें तो सेल्स वॉल्यूम्स बेसिकली उसके अंदर इकोनॉमिक साइकिल के स्टार्ट के अंदर हमारे सेल्स वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। व्हाट आर द बिगेस्ट डिमांड ड्राइवर्स? जैसे इंटरेस्ट रेट हो सकता है, या फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी हो सकती है बैंक्स की तरफ से, या ये जो बहुत सारा इन्फ्लक्स हुआ है चाइनीज़ गाड़ियों का, तो क्या देखते हैं आप? व्हाट आर द बिगेस्ट ड्राइवर्स? मेन जो ड्राइवर्स हैं वो प्राइमरीली 3 ही हैं, जैसे अभी कहा, इंटरेस्ट रेट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्राइसिंग। अगर हम बात करें तो टेस्ला इज़ अ वेरी यूनिक केस स्टडी, और जैसे वो अपनी इनोवेशन लेके आ रहे हैं, फुल सेल्फ ड्राइविंग लेके आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो कैब्स बनाएंगे जो खुद से ड्राइव कर रही होंगी, और वन दैट कुड गिव कंपटीशन टू टेस्ला इज़ BYD, विच इज़ वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट एज वेल। अच्छा, ये बताएंगे रिसेंटली जो मार्केट शेयर है बेस्ड ऑन ऑल द न्यू एंट्रेंट्स कैसे शिफ्ट हुआ है? कई प्लेयर्स हैं जो मैसिव प्राइस रिडक्शंस कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इस वक्त हम प्राइस फॉल की काफ़ी ज़्यादा साइंस हमें कुछ सेगमेंट्स में नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि 9 मिलियन प्लस की जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर हमें काफ़ी मूवमेंट नज़र आई है। अगर हम चाहें उनकी ओशन देखें तो ओशन X7 के ऊपर आप क्या समझते हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अडॉप्शन है इन पाकिस्तान के 2030 कहाँ तक बात पहुँचेगी? हम बात करते हैं कि पुश फॉर इलेक्ट्रिक कार्स हैं, न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी आ रही है। इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बजट के साथ हमें एक नेक्स्ट 5 ईयर ऑटो इंडस्ट्री का प्लान दिया जाएगा। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो हेडलाइन ये है कि इन्वेस्टर है जिसका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का 12 महीने से 24 महीने तक, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो ऑटो सेक्टर है अभी पाकिस्तान का, क्या इज इट अ गुड टाइम टू बाय? अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑटो सेक्टर के अंदर तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीशा। मैंने आपको बताया था कि हम अब नेक्स्ट एपिसोड करने जा रहे हैं ऑटो सेक्टर के बारे में, तो आई विल ब्रिंग इन एन एक्सपर्ट। सो मेरे साथ इस वक्त बड़े एक अच्छे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनका नाम है उमर सिरांग, और रिसर्च एनालिस्ट हैं उमर इन चेस सिक्योरिटीज। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। तो थोड़ा सा मैं आपको चैनल का बता दूं कि हम अपने चैनल के ऊपर अलीशा इन्वेंट पे वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स and how these can help you to achieve financial freedom. So basically share practical insights. So इसमें हम बात कर रहे होते हैं different investment assets classes के बारे में, और stocks के बारे में, invite experts like yourself, और उनके साथ हम गपशप लगाते हैं। तो I understand you have good expertise in auto sector. तो आज हम auto sector के ऊपर बात करेंगे and we'll be learning फ्रॉम यू इंशाल्लाह। तो उमर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करें प्लीज़। मैं चेस सिक्योरिटीज़ के साथ तकरीबन 2.5 साल से एसोसिएटेड हूँ, और मैं यहाँ पे ऑटोज़, ऑटो पार्ट्स, रीट्स और स्मॉल कैब्स की कवरेज करता हूँ। तो पिछले 2.5 साल से जितना भी ऑटो सेक्टर के अंदर चेंजेस आए, जो काफ़ी हैपनिंग सेक्टर आए, खासकर इस रैली के अंदर, वो पूरा विटनेस किया है किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट हुई हैं। पुरानी भी ट्रेंड्स को काफ़ी स्टडी किया है, समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। तो इट्स बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी मूवमेंट शायद पहले हमने इतनी ज़्यादा कंपनियों में एंटर होते हुए भी नहीं देखा था। तो इट्स बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी सो फार, एंड आई थिंक देयर इज डेफिनेटली अ लॉट टू बी टॉक्ड अबाउट व्हेन इट कम्स टू दिस सेक्टर। एक्सीलेंट। तो मेरे ख्याल स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो कैसी है। थोड़ा सा माजी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा माजी के बारे में बताएं, थोड़ा सा ऑटो सेक्टर में हमें थोड़ा सा पीछे लेके चलें। हाउ हैव बीन द पॉलिसीज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड? तो अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें ना, तो मैं चाहूँगा मैं थोड़ा ग्लोबल एंगल से इसको स्टार्ट करूँ। तो ऑटो सेक्टर इसेंशली, अगर हमें पता है कि फर्स्ट कार तकरीबन लेट 1800s के अंदर ईजाद की गई थी। उसके बाद फिर अर्ली 1900s के अंदर हमने देखा कि हेनरी फोर्ड जो है, फोर्ड मोटर कंपनी के जो फाउंडर थे, उन्होंने असेंबली लाइन फॉर द प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर की थी। तो वहाँ से हमें यूएस की जो बिग 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फोर्ड, क्राइसलर और जनरल मोटर्स, वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑटो प्रोड्यूसर्स बन गए थे। एंड बाय लाइक द लेट तकरीबन लेट 1929 तक
हमने देखा कि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स कार्स अमेरिका में ही प्रोड्यूस होती हैं। फिर वहाँ से हमने वर्ल्ड वॉर्स देखे। वर्ल्ड वॉर्स के बाद जब यूरोप रीबिल्ड होने शुरू हुआ तो हमने यूरोपियन कार कंपनीज देखी जैसे वोक्सवैगन। फिर वहाँ से जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई तो बाकी दुनिया के अंदर भी इनकम्स बढ़ती गई तो और भी ज़्यादा गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई। हमने जापान में भी गाड़ियों की प्रोडक्शन स्टार्ट होते हुए देखी और फिर हम तकरीबन कोई 1970s के अंदर जब ऑयल क्राइसिस आया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गई थी तो वहाँ से हमारी जो जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी एक नया दौर शुरू हुआ था क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट और फ्यूल एफिशिएंट कार्स उस वक्त जापानीज़ ही बनाते थे। ऐसे चलते चलते हमने देखा था कि तकरीबन लेट 1980s तक जापानीज़ कार्स ने दुनिया में डोमिनेट करना शुरू कर दिया। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड है कि कहाँ से ये इंडस्ट्री एसेंशली शुरू होती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर प्रायर टू नेशनलाइजेशन इतनी ज़्यादा कंपनीज़ नहीं थी। एक आध ट्रकिंग कंपनी थी और वो भी जब हमारी नेशनलाइजेशन हुई तो वो भी कंपनीज़ नेशनलाइज हो गई थी। फिर अगर हम पोस्ट नेशनलाइजेशन की बात करें तो दोबारा से हमारे यहाँ प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर स्टार्ट हुई और जैसे जैसे 70s और 80s के बाद हम निकले तो गवर्नमेंट की तरफ से एक डिलीशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था। इस डिलीशन प्रोग्राम का मेन आइडिया ये था कि जो भी लो वैल्यू पार्ट्स हैं जो इन गाड़ियों के अंदर लग रहे हैं वो लोकली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएं। जैसे हम आगे बढ़ते गए तो तकरीबन 2006 तक पाकिस्तान वाज अलाइनिंग इट्स ट्रेड पॉलिसीज़ विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ से उस पॉलिसी का नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम रखा गया टैरिफ बेस्ड सिस्टम, जो इन सम फॉर्म आज भी हमें नज़र आएगा कि कुछ पार्ट्स जिनको हम लोकलाइज पार्ट्स कहते हैं उनके ऊपर ड्यूटी ज़्यादा है बाहर से मंगवाने में और जिनको नॉन लोकलाइज पार्ट्स बोला जाता है उनके ऊपर ड्यूटी कम है ताकि बाहर से मंगवा के गाड़ी असेंबल की जाए। फिर वहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते हुए निकलते हैं तो हमें मोर रीसेंट पॉलिसीज़ की तरफ आते हैं। एक 2012 से 16 की पॉलिसी थी और फिर 16 से 21 की पॉलिसी थी जिसको कहा जाता है ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के अंदर एसेंशली अब पहले जब 90s के अंदर हमने देखा था न्यू मैन्युफैक्चरर्स आए थे, पार्क सुजुकी 90s जो फर्स्ट एंट्रेंट था पार्क सुजुकी था। फिर वहाँ से हमने होंडा एटलस कार्स और इंडस मोटर्स को भी देखा अपनी लोकल प्रोडक्शन CKD सेटअप करने का। तो उन तीन से आगे बात बढ़ी जब हमने 2016 पोस्ट 2016 देखा कि किया, होंडाई, हैवल, चैनवन, काफ़ी सारे नए ऑटो मेकर्स आए और आज जहां हम खड़े हुए 2025 के अंदर तो जैसे आई थिंक इट्स काफ़ी ऑब्वियस बात है कि 2021 से 26 की पॉलिसी थी वो पॉलिसी एक्सपायर हो रही है। तो द मेन क्वेश्चन जो इस वक्त सब पूछ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर वो यही है कि आगे पॉलिसी क्या होगी, ख़ास करके इस हवाले से कि क्या पाकिस्तान गाड़ियाँ बनाने पे फोकस रखेगा, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने आपको बताया हमारी सारी पॉलिसीज़ एक डायरेक्शन उनकी बन रही थी। पहले हम चाह रहे थे कि गाड़ियाँ यहाँ असेंबल होना स्टार्ट हों, फिर हमने चाहा कि लो वैल्यू पार्ट्स यहाँ बनने शुरू हों, फिर हमने कोशिश की कि थोड़ा और कंपटीशन आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ये इंसेंटिव्स आए, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इंसेंटिव्स जिन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए मेन क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट किस किस्म की गाड़ियाँ हमारी पॉपुलेशन को बेचना चाहती है और जो बेचना चाहती है वो क्या यहीं प्रोड्यूस होंगी या कहीं बाहर से आएंगी। वेरी गुड समरी आपने पीछे से माजी से लेके हमें प्रेजेंट तक आप लेके आ गए हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। व्हाट डज ऑटो सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ? थोड़ा सा पाई चार्ट की सूरत में बता दें कि किसका कितना शेयर है। जैसे होंडा है, सुजुकी है, आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप है, तो ये क्वेश्चन अगर कोई बंदा नया देख रहा हो ना इसको तो वो समझना चाहे कि पाकिस्तान में जो ऑटो सेक्टर है व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ? तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल तकरीबन 1.5 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियाँ बिकी हैं। तो उसके अंदर अगर हम सबसे ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर देखें तो आई थिंक दैट वुड बी बाय एंड लार्ज टोयोटा एंड सुजुकी। इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं होंडा के काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हैं। वे टॉकिंग अबाउट कंपनीज जो 15 to 25% की मार्केट शेयर यहाँ रखते हैं। इसके अंदर ये 3 कंपनी हैं। अगर हम सेगमेंट वाइज की बात करते हैं तो SUV सेगमेंट के अंदर आपको नज़र आएगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है हमारी लिस्टेड ऑटोमेकर्स की, सच एज हैवल एंड टोयोटा। हैवल है समवेयर अराउंड 15 से 20% का मार्केट शेयर और टोयोटा का तकरीबन 10% का मार्केट शेयर है। अगर आप टू व्हीलर्स में आएँ तो आपको एटलस होंडा एक डोमिनेंट प्लेयर नज़र आएगा। तकरीबन 80% से ज़्यादा उनका मार्केट शेयर है, बट ये वंस अगेन पामर रजिस्टर्ड नंबर्स हैं, इसके अंदर EV बाइक्स इंक्लूडेड नहीं होती। तो वो भी एक ट्रेंड है जो एक इन्वेस्टर को
ज़रूरी है मद्देनज़र रखते हुए कि क्या हो रहा है उस सेगमेंट के अंदर भी। अच्छा ये बताएं कि जो अब करंट स्टेट है हमारी ऑटो सेक्टर की, इसको आप कैसे करेंगे कैरेक्टराइज के? क्या ये रिकवरी स्टेट है या टेम्पररी रीबाउंड है या कोई नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है? पाकिस्तान की वही अगर हम दोबारा हिस्ट्री की तरफ देखने लगें तो सेल्स वॉल्यूम्स बेसिकली, क्योंकि ये एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो सिक्लिकल इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है कि हमारा 3 to 5 इयर्स जितना भी लंबा हमारा इकोनॉमिक साइकिल होता है, उसके अंदर इकोनॉमिक साइकिल के स्टार्ट के अंदर हमारे सेल्स वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द साइकिल हमें देखा जाता है कि पीक वॉल्यूम्स जिसे हम कहते हैं वो अचीव की जाते हैं। अगर हम प्रीवियसली पीक वॉल्यूम्स की बात करें तो 2007 में, फिस्कल ईयर 2007 में तकरीबन 2 लाख गाड़ियाँ पाकिस्तान में बिकी थी। 2018 में हमने तकरीबन 2,60,000 बिकती हुई देखी थी और 2022 में पामा रजिस्टर्ड और मैन्युफैक्चरर्स ने 2,80,000 गाड़ियाँ बेची और हमारा एस्टिमेट है कि तकरीबन 3-3.5 लाख गाड़ियाँ उस साल बिकी होंगी अलॉन्ग विद नॉन पामा। पामा और नॉन पामा का अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो उसके अंदर मेन ये होता है कि दिस इज़ द पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एंड इसके अंदर हो रहा ये है कि कुछ कंपनियां उसके साथ रजिस्टर्ड हैं और कुछ नहीं हैं, जैसे चांगन और किया के नंबर्स नहीं आते सेल्स के हर महीने, तो इसलिए हमें उसके लिए थोड़ा एक सेपरेट एस्टिमेशन लगानी पड़ती है। अगर हम वही दोबारा आपकी क्वेश्चन की तरफ आएँ तो इस वक्त हम किधर खड़े हैं, राइट? तो पीक मैंने आपको बताया 2007 की 2 लाख की थी, 2018 की तकरीबन 2.5 लाख की थी और 2022 की तकरीबन 3 लाख की थी। 2025 का जो फिस्कल ईयर था जो अभी जून में एंड हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर पामा रजिस्टर्ड ऑटो मेकर्स ने 150,000 गाड़ियाँ तकरीबन बेची हैं। अगर हम नॉन पामा ऐड करके इसको तकरीबन 1,80,000 टू 2 लाख समझे, सो आई थिंक वी वुड से कि हमने कंट्रैक्शन देखा है फिस्कल 23 के अंदर। उसके बाद हमने देखा है कि वहाँ से रिबाउंड भी हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि पिछली पीक से तो हम तकरीबन 50% नीचे ही हैं अभी तक। बट अगर हम बात करें रिगार्डिंग कि ये कहानी किस तरफ जा रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब हम ग्रोथ फेज़ के अंदर चेंज हो रहे हैं। और बेसिकली इसमें हो रहा ये है कि आगे बढ़ते बढ़ते जैसे अब हर साइकिल की पीक और भी ज़्यादा बड़ी होती है और उसकी एक काफ़ी लॉजिकल किस्म की एक्सप्लेनेशन है। एक तो ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी मुल्क की पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ते जाती है। जो एक ज़माने में $700-800 हुआ करती थी, आज वो तकरीबन $1500-1600 के करीब पहुंच चुकी है। तो जैसे हमारे कंज्यूमर्स की हमारे लोगों की कमाने की सलाहियत बढ़ती है, वैसे वो भी चाहते हैं कि वो बाइक से कार पे आएँ, या अगर कोई कार पे है तो वो बेहतर कार पे आए, किसी को अपनी पुरानी कार रिफ़्रेश करनी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा गाड़ियों की डिमांड होगी। तो हमें लगता है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। ख़ास करके अगर हम इंटरेस्ट रेट एंगल से भी देखें तो इंटरेस्ट रेट से तो हाँ, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के ऊपर और इकॉनमी की डिमांड और कंज्यूमर्स की डिमांड पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी भी इंटरेस्ट रेट्स 10% से भी ऊपर है, 10.5% जैसे इस हफ्ते चेंज किया गया है फ्रॉम 11%। तो हमें लगता है कि यहाँ से अगर हम और मॉनेटरी ईजिंग देखते हैं तो और भी ज़्यादा गाड़ियों की ग्रोथ इन डिमांड आ सकती है। गुड। आपने इंटरेस्ट रेट की बात की, तो व्हाट आर द बिगेस्ट डिमांड ड्राइवर्स? जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हो सकता है या फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी हो सकती है बैंक्स की तरफ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, या प्राइसिंग, या ये जो बहुत सारा इन्फ्लक्स हुआ है चाइनीज़ गाड़ियों का, तो क्या देखते हैं आप? व्हाट आर द बिगेस्ट ड्राइवर्स? और मुझे लगता है मेन जो ड्राइवर्स हैं वो प्राइमरीली 3 ही हैं, जैसे अभी कहा, इंटरेस्ट रेट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्राइसिंग। अगर हम बात करें तो जो हायर एंड पे गाड़ियाँ हैं उसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा देखेंगे कि मोर फीचर्स एंड कम्पेटिटिव प्राइस के तहत काफ़ी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ हमने देखी है हमारी एसयूवी की सेगमेंट के अंदर। लोअर एंड पे अगर हम बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फाइनेंस की काफ़ी इम्पैक्ट है, लेकिन आई थिंक इवन मोर देन दैट व्हाट मैटर्स इज़ पेंट अप डिमांड और किस तरीके की हमें एक फ्लीट रिप्लेसमेंट भी जिस तरीके से इकॉनमी के अंदर होती है कि अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को 5 या 6 साल पहले गाड़ी दिलाई है तो उसका भी एक रिन्यूअल टाइम आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी बोलेंगे कि क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक की तरफ से कुछ रेगुलेशंस आई हुई हैं जिसके तहत उन्होंने बोला है कि 3 मिलियन से ज़्यादा का लोन किसी को नहीं दिया जा सकता फॉर फाइनेंसिंग अ कार। मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेगुलेशन कभी चेंज होती है तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त 3 मिलियन माइट नॉट बी अ बिग इनफ लोन फॉर समवन टू बी एबल टू परचेज अ कार। 3 मिलियन में तो कोई भी जो डिसेंट एसयूवी है, जैसे आजकल हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं वो 12-13 मिलियन की हैं, तो वो 3 मिलियन में तो वो इट्स मुंह के मुंह में ज़ीरा वाली बात है। तो अच्छा ये बताएं कि जो
कैसे देखते हैं आप लास्ट 12 मंथ्स में हु आर द क्लियर विनर्स जो ऑटो सेक्टर में हैं? कौन कौन से हैं और उनकी क्या वजह है? व्हाट आर द फैक्टर्स मेकिंग देम द विनर्स? कि पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं सेक्टर के अंदर। इसको एनालाइज करने का तरीका भी मेरे ख्याल से काफ़ी डिफरेंट होना चाहिए कंपेयर टू पास्ट साइकिल्स, क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट सेगमेंट हो चुकी है। एक तरफ आपके पास वो वाले बायर्स हैं जो अराउंड 10 मिलियन की गाड़ी ले रहे हैं। उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिले हुए हैं। अगर आपने करोड़ रुपए की गाड़ी लेनी है तो आपको हर शेप, साइज़, फ्यूल कंजम्पशन, कितने ऑप्शंस चाहिए, आपको हर किस्म की गाड़ी मिल सकती है। ऑन द लोअर एंड अगर हम देखें तो फिर भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस और ऑप्शंस शायद नहीं है। अगर हम बात करें तो दीज आर द हैचबैक एंड सेडान सेगमेंट, जहाँ पे इतना ज़्यादा नया कंपटीशन नहीं आया है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत शार्प रिबाउंड इन वॉल्यूम्स हो रहा है। वी आर सीइंग कंपनीज, फॉर एग्जांपल अगर हम सुजुकी की बात करते हैं तो वो तकरीबन 4000 ऑटो पर महीने इस वक्त बेच रहे हैं। अगर हम टोयोटा और होंडा की गाड़ियाँ देखें तो उनकी भी सेडान्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की डिमांड देख रहे हैं। तो बॉटम एंड पे ये विनर्स हमें लगते हैं। अगर हम टॉप एंड पे बात करें तो आई थिंक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर आजकल की सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड शेयर तो साजगर इंजीनियरिंग है, और देयर इज़ अ वेरी क्लियर रीज़न फॉर दैट। प्राइमरली ये है कि उनका जो ब्रांड हैवल है, अगर हम देखें, अगर हम बचपन से याद करें तो आपको याद होगा कि पहले हमेशा ये होता था कि एक साल करोला लॉन्च होती थी, जैसे आपने 2014 में करोला लॉन्च की, और फिर 15-16 के टाइम तक आपने सिविक लॉन्च की, और उसके 2 साल बाद करोला का फेसलिफ्ट आता है, उसके 2 साल बाद सिविक का फेसलिफ्ट आता है। तो एसेंशली व्हाट वी यूज्ड टू सी, और ये इन गाड़ियों की बम्पर सेल्स होती थी, राइट? ऑन मनी भी चलता था इन सब पे। तो मेन चेंज क्या हुआ है? व्हाई इज़ हैवल बीन एबल टू इमर्ज अ की विनर इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग फॉर मार्केट शेयर? एक तो ये है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस वाली गाड़ी निकाली। सेकेंडली ये है कि उन्होंने जब अपनी गाड़ी निकाली, द रियल विनर इन देयर सीरीज दैट अलाउड देम टू पेनिट्रेट द मार्केट वाज एक्चुअली देयर हाइब्रिड व्हीकल। और उनकी हाइब्रिड व्हीकल की खास बात ये थी कि जब उन्होंने 2022 के अंदर ये लॉन्च किए तो एट दैट टाइम नॉट मेनी ऑटो मेकर्स न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन इन द पाकिस्तानी मार्केट। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हुआ ये कि तकरीबन 1.5 से 2 साल ऐसे थे जब अगर आपको कोई न्यू मॉडल गाड़ी लेनी थी, कोई ऐसी गाड़ी जो रिसेंटली लॉन्च हुई हो, तो आप सिर्फ हैवल ही ले सकते थे। और लोकली प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड्स के अंदर भी आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ हैवल का था। और ये ऐसा वक्त था जब पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्पाइक कर चुकी थी, और किसी को ये नहीं पता था कि आगे चलते हुए पेट्रोल की जो बिल्स सबके पास आ रहे होंगे वो कितने ज़्यादा होंगे। तो हैवल फाउंड डिसेंट मार्केट शेयर। अगर हम यही एसयूवी 9 मिलियन प्लस की एसयूवीज़ की मार्केट की बात करें तो उसके अंदर हैवल गॉट अ साइजेबल 15 to 20% मार्केट शेयर, जो वो आज भी उन्होंने रिटेन किया हुआ है। लेकिन मेरा व्यू ये है कि गोइंग फॉरवर्ड द विनर्स एट द टॉप एंड ऑफ द मार्केट, कंपनीज लाइक हैवल, इनके पास बहुत ज़्यादा क्योंकि इतना ज़्यादा अटेंशन आ चुका है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी थी, दे आल्सो हैड बेस्ट इन क्लास मार्जिन्स। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें कंपटीशन का इम्कान, वैसे इम्कान भी आई डोंट थिंक अब हम कह सकते हैं, तकरीबन हर महीने 2 से 3 नए मॉडल या वेरिएंट इसी प्राइस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। सो यस, सो फार हैवल हैज़ बिन अ विनर इन द रीसेंट पास्ट। वेयर इट गोज़ फ्रॉम हेयर वी आर नॉट क्लियर। अगर हम बॉटम एंड ऑफ द मार्केट पे बात करें तो आई थिंक इट इज़ फेयरली क्लियर कि अगर इकोनॉमिक हालात अच्छे ही रहते हैं तो हम सेडान्स और हैचबैक्स में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ देख सकते हैं। गुड। किया को, लकी को कैसे देखते हैं आप? और इसके साथ साथ जो चाइनीज़ एंट्रेंट्स आ रहे हैं, अभी हबको भी इंट्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिकल जो BYD है, तो ये इनको कैसे देखते हैं आप? एसेंशली हो रहा ये है कि किया इज़ बेसिकली, अगर हम ग्लोबल की तरफ दोबारा चलते हैं तो ग्लोबल मार्केट के अंदर ये हुआ है कि इन द पास्ट फ्यू इयर्स पोस्ट 2010 हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था। हमारी टेस्ला की जो गाड़ियाँ थी वो सबसे ज़्यादा इसके लिए एक फिगर बन गई थी कि दिस विल बी द न्यू एरा। लेकिन फिर जैसे हम 2020 से भी आगे ले करने लगे तो हमने देखा कि चाइना से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गई। इन्होंने अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की, उन्होंने इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी अचीव किया। ये भी कहा जाता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा स्टेट सब्सिडीज़ भी मिली इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स। तो उसमें हुआ ये कि पहले चाइनीज़ गाड़ियों को चाइना में बेचा गया। जब उनकी कैपेसिटी वहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया यूएस और यूरोपियन यूनियन। वहाँ पे जब थोड़े टाइम ये गुजरा तो
वही अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक डिफाइनिंग फीचर है इस मार्केट की कि आप जिस भी मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन आप ज़्यादा तेज़ी से देखेंगे और न्यू एनर्जी व्हीकल्स की, तो आपको ये साथ ही साथ नज़र आएगा कि उस मार्केट के अंदर कुछ इंसेंटिव मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। अमेरिका के अंदर हमने देखा था कि आपको टैक्स क्रेडिट्स देते थे, सिमिलरली आपको और बेनिफिट्स मिल रहे होते थे यूरोप के अंदर। लेकिन क्योंकि वो बेनिफिट्स दिए गए थे और क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा ये हुआ कि अमेरिकन प्रोड्यूसर्स ने और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये सोचने लगे कि हमारी लोकल इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी अगर सारी गाड़ियाँ हम चाइना से ही मंगाएंगे। इसके नेचुरली इसका रिज़ल्ट ये निकला कि अमेरिका ने टैरिफ्स लगा दिए चाइनीज़ कार्स पे। तो अगर आप जैसे हम यहाँ पे स्ट्रीट्स पे हैवल, BYD इतनी सारी गाड़ियाँ देख रहे हैं, आपको ये सब नहीं नज़र आएंगी अमेरिका के अंदर। दे वर द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट टैरिफ्स। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी थोड़ा सा देर से हुआ, लेकिन तकरीबन मोर और लेस सेम सिचुएशन पैदा हुई, जहाँ उनको अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए उनको थोड़े और टैरिफ्स लगाने पड़े। ठीक है, उनको उस तरीके से टैरिफ लगाने का मौका नहीं मिला जिस तरीके से अमेरिकन्स को मिला, क्योंकि यूरोप के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी था कि उनके जो अपने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको भी चाइना में गाड़ियाँ बेचनी थी। तो दे कुडंट टेक अ स्टेप जिसके अंदर कोई अनटूवर्ड प्रॉब्लम हो जाए कि उनके अपने मैन्युफैक्चरर्स भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएँ। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सो दिस अ टसल गोइंग ऑन, एक टसल हो रही है हमारी मार्केट के अंदर। अगर हम इनको देखें, दिस चाइनीज़ प्रोड्यूसर्स, देयर इज़ जापानीज़ प्रोड्यूसर्स जिन्हें हम इनकम्बेंट्स कहते हैं। ये वो हैं जो काफ़ी टाइम से यहाँ हैं, उनके पास पूरी सप्लाई चेन लोकली बनी हुई है, लोकलाइजेशन भी कुछ हद तक हुई हुई है। और फिर हमारे पास कोरियंस हैं, कोरियंस भी जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू अचीव द सेम थिंग दैट दे आर इन द पाकिस्तानी मार्केट। इनको किस तरीके से देखना चाहिए, ख़ास करके लकी किया को एंड BYD को? आई थिंक BYD की एक स्पेशल केस है। BYD को अगर हम देखें तो BYD एक ग्लोबली भी काफ़ी डोमिनेंट कार मेकर ऑफ द चाइनीज़ मार्केट उसको समझा जाता है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए शायद एक ऑटो मेकर को फ्राइटफुल भी होना चाहिए, क्योंकि BYD हैज़ ऑल्सो बिन नोन टू इंगेज इन प्राइस वॉर्स इन मैनी मार्केट्स। हमने देखा है कि चाइनीज़ जो गाड़ियाँ हैं, किसी एक मैन्युफैक्चरर ने प्राइस कट किया, जैसे थाईलैंड में ये हुआ, तो उन्होंने एक प्राइस कट किया और फिर हमने देखा कि सारे के सारे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स ने एक साथ प्राइस कट कर दिया अपने पूरे लाइनअप्स के। ये चाइना के अंदर भी हुआ है, कुछ दूसरी मार्केट्स के अंदर भी हुआ है। अगर हम कोरियन मैन्युफैक्चरर्स को देखें तो वो भी एक स्पेसिफिक नीश में ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? तो जिस तरीके से कहा जाता है कि हम टोयोटा की गाड़ियाँ पैसे लें, अब अगर चाइनीज़ गाड़ियाँ इतनी सस्ती हैं, तो आई थिंक देयर वो भी एक सिमिलर किस्म की आर्गूमेंट है कि उनका भी एक किस्म का बायर तो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं, नई स्पोर्टेज भी आपको रोड पर नज़र तो आती है। सो आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि हम कहें कि कोई भी ऐसा है जो डेड इन द वाटर है। सिर्फ ये है कि आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्लैरिटी की ज़रूरत है, ताकि जो भी मैन्युफैक्चरर हो उसको ये क्लैरिटी मिले कि अगले 5 ईयर्स के लिए वो क्या बिजनेस प्लान बनाएगा और किस तरीके से अपने मार्केट शेयर और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। वेरी गुड, वेरी वेल समराइज्ड। आपने टेस्ला की बात की, तो टेस्ला इज़ अ वेरी यूनिक केस स्टडी। टेस्ला इज़ एवोल्यूशनाइज, एक तरह से एवॉल्व हो रही है, एंड इट इज़ बिकमिंग मोर ऑफ एन AI कंपनी, और फुली सेल्फ ड्राइविंग उसके अंदर उन्होंने इनेबल कर दिया है वेरियस स्टेट्स ऑफ US में। और जैसे आपने बात की कि पॉलिसी अगर उसको कंड्यूसिव मिले, तो दैट बिकम्स अ वेरी गुड साइन फॉर अ कार मेकर। और इसी तरह जो टेस्ला है, उनको उनकी जो पार्टनरशिप थी इलॉन मस्क की, ट्रम्प के साथ, आई थिंक दे हेल्प देम एट दैट स्टेज, बट देन देयर वर सम राइवलरी एज वेल। तो जो टेस्ला है, उसका जो स्टॉक है, उसकी भी लोगों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ लव एंड हेट रिलेशनशिप है। सम से दैट it is a very good upside in the next 2-3 years. By 2030 maybe it will almost 10x. Currently it's around, it's going quite upward, around 500 के पास है, $490 को टच करके अभी ज़रा 470 के पास आया हुआ है, $470। लेकिन इसकी काफ़ी प्रोजेक्शन की जा रही है कि जैसे वो इवॉल्व कर रहे हैं और जैसे वो अपनी इनोवेशन लेके आ रहे हैं, फुल सेल्फ ड्राइविंग लेके आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो कैब्स बनाएंगे जो खुद से ड्राइव कर रही होंगी। सो आई थिंक टेस्ला इज़ क्वाइट यूनिक, और one that could give competition to Tesla is BYD, which is we just talked about that as well. So quite an interesting landscape when it comes to cars, and उसके जो policies का impact होता है, I think that plays a very important role in that. अच्छा, ये बताएंगे रिसेंटली जो मार्केट शेयर है बेस्ड ऑन ऑल द न्यू एंट्रेंट्स कैसे शिफ्ट हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई कार मैन्युफैक्चरर हैं, कई प्लेयर्स हैं जो
मैसिव प्राइस रिडक्शंस कर रहे हैं। अभी टोयोटा फॉर्च्यूनर की तकरीबन 25 से 30 लाख उन्होंने कम की है प्राइस, और इस तरह डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर रिड्यूसिंग द प्राइस। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इस वक्त हम प्राइस वॉर की काफ़ी ज़्यादा साइंस हमें कुछ सेगमेंट्स में नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि 9 मिलियन प्लस की जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर हमें काफ़ी मूवमेंट नज़र आई है। अगर हम चाहें उनकी ओशन देखें तो ओशन X7 के ऊपर आए दिन कोई डिस्काउंट होता है, या कभी रजिस्ट्रेशन फ्री होती है, या कोई भी और आपको बेनिफिट साथ में मिल रहा होता है। अगर आप ऑन दी अदर हैंड टोयोटा की बात करें तो टोयोटा के अंदर भी हमें सेम करोला क्रॉस की भी एनिवर्सरी डील आई थी। अगर हम फॉर्च्यूनर की भी बात करें, एक्चुअली अगर हम रीवो की भी बात करें तो दिसंबर तक की एंड की एक डील थी जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि आपकी रीवो बाय बैक करेंगे फुल प्राइस पे अगर आप आज ख़रीदते हैं अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन। श्योर देयर इज सम टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन इस किस्म की बायर सेंट्रिक पॉलिसीज़ हम शायद काफ़ी ज़माने बाद पाकिस्तान में दोबारा देखने लगे। मार्केट शेयर के तहत ये जो पूरी लड़ाई हो रही है ना, ये ज़्यादातर हो रही है एसयूवीज़ के सेगमेंट के अंदर ही। अगर हम लोअर एंड पे देखें तो अल्सवेन, सिटी और यारिस काफ़ी टाइम से ये 3 सेडान मार्केट के अंदर हैं, और यही 3 फॉर द मोस्ट पार्ट चॉइसेस हैं आपके पास, अनलेस यू गो फॉर एन इम्पोर्टेड जापानीज़ व्हीकल। वहाँ पे भी हम देखें तो इम्पोर्टेड जापानीज़ व्हीकल्स के हवाले से अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है कि वो बैगेज इंपोर्ट स्कीम बंद करना चाहती है। अगर ये बैगेज इंपोर्ट स्कीम बंद करते हैं तो एस्टिमेट है कि एनीवेयर फ्रॉम 40 to 45,000 गाड़ियाँ आती हैं साल की यूज हालत में जापान से, बाहर के मुल्कों से। तो उससे भी एक काफ़ी वॉल्यूमेट्रिक की अपसाइड है। तो मार्केट शेयर बेसिस पे श्योर ये आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन कुछ सेगमेंट्स के अंदर ही हमें ये ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे हमने साज़गार की बात की तो साज़गार का पिछले साल फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल ईयर के अंदर उनके पास 23% मार्केट शेयर था एसयूवीज़, 9 मिलियन प्लस की एसयूवीज़ में। आज वो तकरीबन 25% है। लेकिन अगर हम मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे देखें तो नवंबर के महीने के अंदर हमारा एस्टिमेट है कि साज़गार का मार्केट शेयर वाज क्लोजर टू समवेयर अराउंड 18%। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे चेरी की गाड़ियाँ आई हैं, ओमोडा और चेकू की गाड़ियाँ आई हैं, तो वो दे आर स्टार्टिंग टू ईट इन द मार्केट शेयर ऑफ हैवल। तो मेनली जी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स जो सारे नए आ रहे हैं, खासकर जो NEVs लेके आ रहे हैं जो पिछले साल या 6 महीने के अंदर आए हैं, वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसे सेगमेंट का कर रहे हैं जो शायद मार्केट का इतना बड़ा हिस्सा नहीं है। ये है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे मार्जिन्स हैं, इसीलिए ऑटोमेकर्स वहाँ फोकस कर रहे हैं। लेकिन एट द बॉटम हम देखें तो आपके पास ऑप्शंस तकरीबन वही हैं अब तक। अच्छा, ये जो साज़गार का आपने जिक्र किया, अब साज़गार इज़ अनदर इंटरेस्टिंग केस स्टडी के कहाँ 3 साल पहले ये 47-50 रुपीज़ से पास था, फिर अभी रिसेंटली इसने कपल ऑफ मंथ्स को 1900 से भी ऊपर गया ये। तो अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं जी कि नेक्स्ट साज़गार कौन होगा, तो थोड़ा सा साज़गार का बताएं, और इसके साथ साथ फिर मुझे बताएं कि आपका क्या व्यू है कि हु कुड हैव दिस पोटेंशियल टू बिकम द नेक्स्ट साज़गार इन पाकिस्तान। एसेंशली अगर हम देखें ना तो कोई भी जो बिज़नेस होता है ना उसके अंदर कोई एक बंदे का बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस रहता है, तो पूरे जहां भर के लोग वही बिज़नेस स्टार्ट करने शुरू कर देते हैं, और हमने साज़गार में भी वही देखा है। अब जाहिर सी बात है, जैसे हमने शुरू में बात की कि साज़गार ने 2022 में अपनी HEV लॉन्च की, और फिर उनको अब जाहिर सी बात है क्योंकि पूरा मुल्क अनश्योर था कि आगे किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ चलेगी, तो किसी और मैन्युफैक्चरर ने उस वक्त गाड़ी लॉन्च नहीं की, किसी न्यू एंट्रेंट ने न्यू मॉडल उस वक्त नहीं लेके आए। तो उसको जो मिला एक बहुत ही वेल टाइम्ड लॉन्च की वजह से, एंड जो उसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था उसकी वजह से, एंड ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन उसकी स्टोरी इस तरीके से निकली है। साथ ही साथ क्योंकि शेयर भी चला है, तो शेयर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अर्निंग्स क्या आ रही है। तो साज़गार को तो ये भी बेनिफिट मिला साथ में कि जब उन्होंने एंटर किया तो उनको पॉलिसी का इंसेंटिव भी मिला। तो अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो आज हम देखते हैं कि तकरीबन 7 से 9% का होंडा एट्रस कार्स का ग्रॉस मार्जिन होता है, इंडस मोटर्स का एनीवेयर फ्रॉम 12 to 15% होता है, और अगर हम साज़गार की बात करें तो पिछले 2 साल के अंदर हम एक क्वार्टर के अंदर 33% मार्जिन भी देख चुके हैं। अगर हम करंट मार्जिन की बात करें तो सिर्फ 25% है एट द ग्रॉस लेवल, और एक्सपेक्टेड है कि जून 26 के बाद ये मार्जिन का जो बेनिफिट है इनका 10 to 15% ड्यूटी का बेनिफिट है वो भी वेयर ऑफ हो जाएगा। तो आई थिंक इस पॉलिसी एनवायरनमेंट के अंदर और इस साज़गार की स्टोरी के बाद इट विल नॉट बी एज ईजी फॉर एन अदर स्टॉक टू परफॉर्म द वे साज़गार डिड, क्योंकि साज़गार की अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी बात करें
तो वो भी एक बॉटम ऑफ द मार्केट वाली टाइम पे उन्होंने व्हेन वैल्यूएशंस वर चीपेस्ट अक्रॉस द स्टॉक मार्केट उन्होंने अपनी गाड़ी लॉन्च की। तो आपको मतलब एक पॉलिसी बेनिफिट भी मिला, आपको वॉल्यूमेट्रिक बेनिफिट भी मिला, आपको लैक ऑफ कंपटीशन का बेनिफिट भी मिला, आपको लो वैल्यूएशन का भी बेनिफिट मिला। तो दैट वाज अ स्टोरी जो शायद हमें दोबारा रिपीट ना होते हुए दिखे इस मार्केट के अंदर। और अगर हम साज़गार की करंटली भी बात करें तो अगर आप देखें तो जनरली जो 9 मिलियन प्लस गाड़ियाँ हैं उसके अंदर हमें देख रहे हैं कि मार्जिन्स आर ट्रेंडिंग डाउनवर्ड। जैसे मैंने आपको साज़गार को बताया 33 से 25 हो चुका है। अभी इस साल न्यू एनर्जी व्हीकल लेवी लगाई गई थी काफ़ी सारी पेट्रोल और हाइब्रिड गाड़ियों पे, प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक पे नहीं लगाई गई। तो वो भी एक 1 to 3% का चार्ज है जो कुछ कंपनियों ने जैसे होंडा एटलस कार्स ने एब्जॉर्ब भी किया है। So this doesn't this paints this is a bit of an alarming sign कि अगर यहाँ से हम चेरी, BYD और 4 और मैन्युफैक्चरर्स को लॉन्च होते हुए देखते हैं और सबका इंसेंटिव यही है कि हम 2000 गाड़ियाँ फॉर एग्जांपल महीने की बेच दें 9 मिलियन टू 15 मिलियन की रेंज के अंदर, तो वहाँ पे अभी अगर हम बात करें तो लास्ट मंथ हमारा एस्टिमेट है कि तकरीबन 6000 गाड़ियाँ बिकी हैं इस सेगमेंट के अंदर। तो और उसमें से तकरीबन 1100 हैवल की गाड़ियाँ थी। तो अगर आप राइट नाउ देयर इज़ 1 2 3 4 5 तकरीबन 8 से 10 प्लेयर हैं जो एक्टिवली बुकिंग और सेल्स कर रहे हैं। अगर ये 8 एक ज़माने में ये सिर्फ 3 प्लेयर होते थे और अगर हम 3 से 8 से 10 से 15 से 12 12 से 15 पे पहुंच जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड मार्केट हो जाती है। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि कोई एक आएगा और वो 20% मार्केट का ईजिली ले जाएगा, क्योंकि सबको वही इंसेंटिव्स मिलेंगे होपफुली इन द नेक्स्ट बजट। और जो डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं अभी, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द लोकलाइजेशन टुडे, और कितने परसेंटेज ऑफ पार्ट्स हैं जो अभी भी इंपोर्ट किए जा रहे हैं? तो पाकिस्तान के अंदर इसेंशली बनते पार्ट्स वो वाले हैं जो थोड़े लोअर वैल्यू एडिशन के होते हैं और जिनकी शायद क्रिटिकल फंक्शन नहीं होता गाड़ी के अंदर। तो जैसे अगर हम इंजन्स की बात करें तो पैसेंजर कार्स की इंजन्स पाकिस्तान में नहीं बनते। हमें कुछ सोर्सेज ने बताया है कि उसके लिए एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई एक इंजन ब्लॉक जो बनाया जा रहा है पाकिस्तान में उसके तकरीबन 2 लाख यूनिट साल के बने तो शायद उसमें फीजिबिलिटी बनती है। लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी एक गाड़ी नहीं है जिसके 2 लाख यूनिट साल के बिकते हो। सो वी थिंक कि लोकलाइजेशन जी है। हमने टायर्स भी यहाँ बनते हुए देखे हैं, हमने एग्जॉस्ट सिस्टम भी यहाँ बनते हैं, जंप्स भी बनते हैं, शॉक्स भी बनते हैं, टेंसाइल शीट मेटल के भी प्रेस पार्ट्स बनते हैं, लेकिन नॉट द हाई वैल्यू पार्ट्स, गियर बॉक्सेस, engines, cosmetic panels, anything that is very complex is not brought here. लोकलाइजेशन बाय कार अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो हम लो एंड अगर जैसे सेडान्स जो ज़्यादा हाई वॉल्यूम कार्स हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि 50 to 70% हमें लोकलाइजेशन नज़र आती है बाय वैल्यू। और अगर हम हायर एंड पे जाते हैं तो जैसे इंडस मोटर स्पेसिफिकली 40 to 50% फॉर्च्यूनर और रीगो की उनकी लोकलाइजेशन है। जाहिर सी बात है अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वी शुड आल्सो लुक एट ट्रक्स एंड टू व्हीलर्स। तो अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो वहाँ पे तो कुछ मॉडल्स हैं जो तकरीबन 90% लोकलाइज भी हो चुके हैं। सिमिलरली ट्रैक्टर्स के अंदर भी लोकलाइजेशन बहुत हाई है। जो सारे न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि नई जो CKD गाड़ियाँ आ रही हैं वो एक किट बाहर से आती है। कुछ वीडियोस भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अगर आप उनको सर्च करें तो वो एक गाड़ी एक डब्बे के अंदर आती है और आप उसको एक डब्बे से आपने कभी IKEA से अगर कभी परचेज़ की हो ना तो इट्स अ वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ सेटअप टू IKEA। इनफैक्ट एक मैन्युफैक्चरर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड काम जो उस गाड़ी के साथ करते हैं वो उसका पेंट है। तो लोकलाइजेशन नई गाड़ियों के अंदर तो अगर आपने पिछले 3 सालों के अंदर गाड़ी लॉन्च होते हुए देखी है तो मोस्ट लाइकली उसके अंदर ज़्यादा लोकलाइजेशन नहीं है। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से, क्योंकि पहले अगर हम 3 ऑटो मेकर्स के साथ 2 लाख यूनिट गाड़ियों के बेचते थे और अब हम 14 ऑटो मेकर्स के साथ 2 लाख यूनिट बेचेंगे तो हाउ विल वी लोकलाइज दीज कार्स? क्योंकि इन गाड़ियों को जैसे अगर हम एक करोला की बात करते हैं तो एक करोला का जो बम्पर है वो अब सबकी कंप्लेंट यही है कि भाई 11 साल से एक ही करोला पाकिस्तान में मिलती है। पर वो क्यों मिलती है? क्योंकि आपको ये पता है कि जब आपने बम्पर बनाना है तो आपने उसके लिए मोल्ड बनाना है और वो जो मोल्ड है उसकी एक कॉस्ट है। उस मोल्ड की कॉस्ट को आपने एमोटाइज करना है अक्रॉस जितनी यूनिट्स आप उस बम्पर के बनाएंगे। तो अगर उस गाड़ी के 1.5-2 लाख यूनिट्स ओवर द कोर्स ऑफ दैट मॉडल्स लाइफ साइकिल नहीं बेचे जाते तो शायद उसको लोकलाइज करने की इतनी ज़्यादा फीजिबिलिटी बनती ही नहीं है, क्योंकि वो जब आप एमोटाइजेशन कम यूनिट्स पे फैलाएंगे
तो वो शायद प्रोडक्ट की कॉस्ट ही इतनी हाई हो जाए कि हायर ड्यूटी स्ट्रक्चर पे ही ऑटो असेंबलर मंगवा के उस गाड़ी के अंदर लगा दें। तो जैसे अगर हम कभी बात करेंगे कोई एक गाड़ी है जिसके 300 यूनिट महीने के बिक रहे हैं, तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि वो गाड़ी लोकलाइज होगी। लोकलाइजेशन हैज़ अ लॉट टू डू विद के उसकी फीजिबिलिटी कितनी है, और उस चीज़ को यहाँ बनाने के लिए क्या वो ऑटो मेकर एक ऑटो पार्ट्स कंपनी को इतना फैसिलिटेट करेगा कि वो उसकी डेवलपमेंट करें और उसकी कॉस्ट पूरी भरें ताकि फिर वो वाला प्रोडक्ट यहाँ बनाया जाए। EVs की जो अभी नई पॉलिसी भी आई है, आप क्या समझते हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अडॉप्शन है, ये हाउ रियलिस्टिक इज़ दैट इन पाकिस्तान के 2030 तक क्या क्या कहाँ तक बात पहुँचेगी, और उसमें क्या ब्लॉकर्स हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉकर है, या आप लोगों का माइंडसेट है, या फिर पॉलिसी का इशू है, या प्राइसिंग है? व्हाट इज़ इट दैट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम? जो अगर हम बात करते हैं कि पुश फॉर इलेक्ट्रिक कार्स हैं, न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी आ रही है, इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बजट के साथ हमें एक नेक्स्ट 5 ईयर ऑटो इंडस्ट्री का प्लान दिया जाएगा। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो हेडलाइन ये है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि 30% ऑफ ऑल न्यू व्हीकल्स सोल्ड इन बाय द ईयर 2030 हो जाए इलेक्ट्रिक कार्स। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ने 100% का टारगेट इस वक्त नहीं सेट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमें किसी भी हाल पेट्रोल गाड़ियाँ, प्योर पेट्रोल कार्स को हमें फेज़ आउट करना है। तो अगर ऐसी बात है तो 30% ऑफ द मार्केट, आई थिंक हम सबको ये नज़र भी आ रहा है कि ये एक नीश प्रोडक्ट है, इसकी एक हाई अपफ्रंट कॉस्ट भी है। खासकर अभी हमें लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड कार्स और पेट्रोल पावर्ड कार्स के अंदर शायद इतना ज़्यादा आपको कॉस्ट डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो शायद इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर विथहोल्डिंग टैक्सेस के डिफरेंसेस हैं, सेल्स टैक्सेस के डिफरेंस हैं, जिसकी वजह से आपको PHEV की लग रही है सेम प्राइस एज इट्स पेट्रोल इक्विवेलेंट। जैसे हमने पाकिस्तान में पहले भी देखा है, पॉलिसीज जिस तरीके से पहले इंसेंटिव के लिए लाई जाती हैं फिर उनको फेज़ आउट भी किया जाता है। तो ये जो 30% पेनिट्रेशन है, मेरा ये मानना है कि दिस पेनिट्रेशन ये ज़्यादातर टॉप एंड ऑफ द मार्केट से स्टार्ट हुई है। ये ट्रिकल डाउन ज़रूर होगी, लेकिन शायद ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से ट्रिकल डाउन नहीं होगी जितना लोग सोच रहे हैं कि सारी गाड़ियाँ एकदम से इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि ब्लॉकर्स क्या हैं, अब एक एग्जांपल आपको देते हैं कि अगर इस वक्त कोई 20 मिलियन रुपीज़ की गाड़ी ले रहा है तो मोस्ट लाइकली उसके पास एक और गाड़ी भी अवेलेबल है घर पे, वेयर एज समवन जो कोई 4 या 5 मिलियन की गाड़ी ले रहा है वो एक ही एसेट अपनी लाइफ के अंदर परचेज कर रहा है। उसके लिए बहुत सारी थॉट्स हैं। एक तो ये है कि उसको उस गाड़ी के अंदर स्पेस चाहिए, उसको उस गाड़ी चाहता है, चाहे ऐसा भले हो कि वो कभी भी शहर छोड़ के कभी गांव ना जाए, लेकिन वो ज़रूर चाहेगा कि उसको दिमाग में ये ऑप्शन रहे कि मैं गांव जा सकता हूँ। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी मार्केट जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की अडॉप्शन कराने की कोशिश की है। साथ ही साथ अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो बिल्कुल प्राइसिंग जब तक इंसेंटिव्स होंगे तब तक हम सब ये गाड़ियाँ लेंगे। अगर उसकी सेंस नहीं बनेगी प्राइसिंग के अंदर तो देर में एक और मसला भी है ना इलेक्ट्रिक कार्स के साथ, कि अगर हम चाइनीज़ EVs की बात करें तो मैंने और आपने ये 10 साल से रोडों पे नहीं देखी है। श्योर अच्छी गाड़ियाँ हो सकती हैं, ये हो सकता है 10 साल बाद इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहे और कुछ भी प्रॉब्लम ना आए इनके अंदर, बट इनकी रीसेल वैल्यू इज़ हार्ड टू डिटर्मिन जहाँ हम इस वक्त खड़े हुए। तो अगर कोई एक मिडिल इनकम इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी सारा सेविंग करने के बाद 5 मिलियन रुपीज़ की कार लेने लगा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक एसेट की तरह से भी उसको देख सके। ये सिर्फ ना सोचे कि ये मैंने पैसे खर्च कर दिए और वो चले गए। तो रेंज एंग्जाइटी, इंफ्रास्ट्रक्चर विल प्ले अ लार्ज रोल, अफोर्डेबिलिटी विल प्ले अ लार्ज रोल, और जैसे जैसे हम अडॉप्शन देखेंगे तो आई थिंक कंज्यूमर माइंडसेट तो वैसे भी चेंज हो ही जाएगा। इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा मेरा कि मैंने सेरस गाड़ी एक थी जो DFS के वाले लेके आ रहे थे। आई ट्राई टू बुक इट बिकॉज आई क्वाइट अ प्रोपोनेंट ऑफ EVs, लेकिन वो उन्होंने जनाब बुकिंग इतनी डिले कर दी कि 8-10 महीने गुजर गए और उस गाड़ी में कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि हमने बुकिंग अमाउंट पे कर दी थी बड़ी अर्ली, लेकिन वो बड़ा एक्सपीरियंस ख़राब रहा। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वी आर नॉट देयर येट। इसी तरह मैं सुनील वंश की वीडियोज़ देखता होता हूँ, तो ही हैज़ सिमिलर ओपिनियन कि कुछ जो कंपनी आप सेलेक्ट करें गाड़ी की, जैसे हमने बात की कि उसकी थोड़ा बहुत चीज़ों को वैलिडेट कर लें कि उन्होंने क्या माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, या थोड़ी सी रिसर्च करें। जैसे कोई भी चीज़ आप बाय करते हैं, स्पेशली जब आप बड़ी प्राइस की कोई चीज़ खरीदने जाते हैं। सीरियस वाज प्राइस अराउंड 9 मिलियन, तो वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो आप करने जा रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू बेट इट ऑन समथिंग टोटली न्यू। तो उसमें आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। तो बेटर अप्रोच इज़ कि आप उसको लाजमी तौर पे थोड़ा सा हिस्टोरिकली देख लें और इर्द गिर्द देख लें कि लोगों ने ली है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है।
प्लस जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है। अभी बड़े शहरों में इस्लामाबाद की अगर बात करें तो लेस देन 10 यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हैं। दो अभी BYD और ये PSO के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है कि इन्होंने उसको पूरे पाकिस्तान में रोल आउट करना है। लेकिन आप क्या समझते हैं? एक तो मुझे BYD और हपको का पता है कि हपको का एग्रीमेंट हुआ है PSO के साथ, जो रोल आउट करना है इन्होंने डिफरेंट चार्जिंग स्टेशंस को। और भी कोई ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया है इसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना, चार्जिंग स्टेशंस को लॉन्च करने का? तो जैसे कि सारी चीज़ें ईवी रिलेटेड के अंदर है, यहाँ पे भी एक पॉलिसी आएगी। हमारी एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट ने इस पे हवाले से बात भी की है कि चार्जर्स को कम ड्यूटी के साथ मंगाया जाए, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैं उनको सब्सिडाइज इलेक्ट्रिक। अब जैसे आपने बताया इस्लामाबाद के अंदर चार्जिंग स्टेशन मौजूद है, तो उस चार्जिंग स्टेशन पे किस प्राइस पे आपको पावर मिलती है, एक बहुत अहम फीचर है। कुछ जगहें हैं जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि 80 रुपये पर यूनिट की आपको बिजली मिल रही है, तो शायद वहाँ पे इकोनॉमिक्स भी काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है कि जो घर पे आपको 50-60 रुपये का यूनिट मिल रहा है, जो आप सोलर से 20 रुपये तक का डाल सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, वो क्या 80 रुपीज़ पे वही इकोनॉमिक्स बैठती है। इसी हवाले से हमने कैलकुलेशन भी की थी कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ रनिंग इन इलेक्ट्रिक कार वर्सेस अ पेट्रोल कार। तो अगर हम BYD Atto 3 की बात लेते हैं तो इनकी एक 50 किलोवाट आवर की बैटरी है, जिसका मतलब है इसको 50 यूनिट बिजली की ज़रूरत है। और इस 50 यूनिट बिजली की अगर आप कॉस्ट 55 रुपीज़ पकड़ते हैं और आप अस्यूम करते हैं कि ये गाड़ी एक फुल चार्ज पे सिर्फ 300 किलोमीटर चलती है, कंपनी 400 क्लेम करती है, बट चलें वो रेंज, जैसे आपने सुनील भाई की भी वीडियोस देखी होंगी कि वो क्या एग्जैक्ट ड्राइव निकलती है वो तो हमें नहीं पता, बट इवन इफ यू टेक 300, तो कॉस्ट फॉर ड्राइविंग 100 किलोमीटर्स इस इकोनॉमिक्स के अंदर 55 रुपये यूनिट के हिसाब से 917 रुपये निकलती है। और अगर आप वही उसकी जगह कोई और कार लेते हैं 9 मिलियन की, जिसके अंदर आपको 8 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिलता है, तो आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर तकरीबन 3,300 में चलती है। 3,300 और 1,000 का काफ़ी बड़ा फ़र्क तो है। मेरे ख्याल से अगर आप साल के 10,000 किलोमीटर चला रहे हैं तो आपका 2,40,000 की सेविंग होती है इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं। लेकिन आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ग्लोबली ऑयल प्राइसेस को देखें तो ऑयल प्राइसेस इस वक्त तकरीबन $60 पर बैरल के करीब चल रही है। जब यूक्रेन ने इन्वेट किया था, रशिया ने इन्वेट किया था यूक्रेन को, तो उन्होंने हमने देखा था कि ऑयल प्राइसेस $100 बैरल क्रॉस कर गई थी। तो यहाँ से अगर हम पेट्रोल प्राइस बढ़ते हुए देखते हैं तो आई थिंक ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे इनकी एफिशिएंसी बेहतर होती है, ये ज़रूर एक कंज्यूमर को भी नज़र आने लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स इसमें हो रही हैं। करंट सिचुएशन ज़रूर बिल्कुल ऐसी ही है कि चार्जिंग स्टेशन पे आपको फर्स्ट आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढना होगा, किस प्राइस पे वहाँ पे आपको मिल रहा है। ऑल्सो आपने जिस तरीके से कहा कि इस्लामाबाद में 10 चार्जिंग स्टेशन हैं, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी लो नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन। अगर आप, मैं और हमारे जैसे 10-20 और लोग गाड़ियाँ ले लें तो ये तो हमने काफ़ी हद तक एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है ना, क्योंकि अभी तो आप पेट्रोल डालते हैं तो आप 5 मिनट में फारिग हो जाते हैं। अगर कोई आपके आगे वाला बंदा पौने घंटे तक अपनी गाड़ी चार्ज कर रहा है और पीछे 5 लोग लाइन में, तो हम तो पूरा दिन उस स्टेशन पे चार्जिंग के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। और चार्जर्स कहाँ आएंगे? चार्जर्स वही पॉलिसी के तहत हुकूमत ने ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग्स के पार्किंग लॉट्स के अंदर चार्जर्स को मैंडेट किया जाए। दूसरे बिजनेस ग्रुप्स जो इलेक्ट्रिक कार्स लेके आ रहे हैं वो भी बात कर रहे हैं कि शायद वो भी चार्जिंग स्टेशन लगाने की कुछ एफर्ट्स करेंगे। तो ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है और जाहिर सी बात है, आई थिंक जब तक पूरे मुल्क के अंदर ये चार्जर्स हर जगह नहीं हो जाते तब तक ये एप्पल्स और ऑरेंजेस का कंपैरिजन ही रहेगा। इट विल नॉट बी एप्पल्स टू एप्पल जब तक हमें ये नहीं पता हो कि पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक गाड़ी का चार्जर तो हो जाएगा। अब अगर आप इन्वेस्टर्स के लेंस से देखें तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी KPIs हैं जो ऑटो सेक्टर एनालाइज करते हुए हमें कंसिडर करनी चाहिए इन पाकिस्तान? मेन मैं कहूँगा 2 KPIs हैं कंपनी के अपने, जिनको आपने मॉनिटर करना है, मार्जिन है और वॉल्यूम है। और उसी का एक सबसेट है आई थिंक जो इन 2 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, विच इज़ कंपेटिटिव एनवायरनमेंट इन दैट सेगमेंट। तो अगर कोई एक कंपनी है जिसकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, तो उनका जाहिर सी बात है मार्जिन भी अच्छा होगा और वॉल्यूम भी अच्छा होगा, क्योंकि वो हाई यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं। जहाँ तक कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स की बात होती है तो ज़्यादातर, जैसे कि भी आपको भी बताया, आपने अभी कहानी भी सुनाई, तो पाकिस्तान में आप पैसे देते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम और फिर आपको 2 से 4 महीने बाद मोस्ट मैन्युफैक्चरर से गाड़ी मिलती है। तो ये क्या ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके अंदर शायद इतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब अगर एक
नेट नेट अगर हम देखते हैं, एक इन्वेस्टर है जिसका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का 12 महीने से 24 महीने तक, 1 साल से 2 साल, तो आप क्या समझते हैं कि आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो ऑटो सेक्टर है अभी पाकिस्तान का, क्या इज इट अ गुड टाइम टू बाय और इज इट अ गुड टाइम टू होल्ड अगर उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, और क्या चीज़ ऐसी है या उसे अवॉइड करना चाहिए, और क्या चीज़ ऐसी है जो आप समझते हैं कि चेंज कर सकती है आपका व्यू? आई थिंक फॉर इन्वेस्टर्स सबसे पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पोर्टफोलियो अपना चला रहे हो तो पोजीशन साइजिंग को आप दिमाग में ज़रूर रखें। गलतियाँ हम सबसे होती हैं, कॉल्स कभी सही भी निकलती हैं, कभी गलत भी निकलती हैं, तो हरगिज़ ऐसा नहीं करें कि आप सिर्फ एक ही स्टॉक लें और समझें कि या तो ये चल गया या मेरे पैसे गए। आपने एक पोर्टफोलियो चलाना है, आपने मल्टीपल कॉल्स लेनी है, उन सब कॉल्स की एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। दैट बीइंग सेड, पाकिस्तान ऑटो सेक्टर के हवाले से मैंने जैसे आपके शुरू से कह रहा हूँ कि सेगमेंट बेसिस मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो मुझे लगता है कि ट्रक्स के अंदर फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा अभी भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। ट्रक्स और बसेस मिला के जो पामर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पीक ईयर्स के अंदर 10,000 ट्रक्स तक बेच चुके हैं। पिछले साल उन्होंने तकरीबन 5,000 बसेस और ट्रक्स बेची हैं। इस सेगमेंट के अंदर हम ज़्यादा न्यू एंट्रेंट्स भी नहीं देख रहे। हमें ये भी देख रहा है कि आगे माइनिंग के वेंचर शुरू हो रहे हैं हमारे मुल्क में, तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से भी पॉसिबल है कि डिमांड ग्रोथ आ सकती है और वॉल्यूम्स इंप्रूव हो सकते हैं। पिछले साल या साल 2 साल पहले हुकूमत ने एक्सल लोड रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ट्रक्स पे जो हाईवेज़ पे मूव कर रहे हैं कि वो कितना लोड कैरी कर सकते हैं एक एक्सल पे। तो क्योंकि वो नई रिस्ट्रिक्शन लाई गई थी, हमने काफ़ी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ भी देखी थी इस सेगमेंट के अंदर। तो हमें लगता है ट्रक्स और बसेस के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग है। अगर हम देखें तो वी आर स्टिल बिलो पीक सेल्स, लेकिन 2-3 बार पहले ऐसे हो चुका है कि एक डोमिनेंट प्लेयर है और नए एंट्रेंट्स आए, उन्होंने उस डोमिनेंट प्लेयर की मार्केट शेयर तोड़ने की कोशिश किया, और जब साइकिल ख़त्म हुआ, वॉल्यूम्स दोबारा कम हुए, तो उस डोमिनेंट ऑटोमेकर ने दोबारा अपने वॉल्यूम्स को सस्टेन करके अपनी मार्केट शेयर दोबारा खड़ा कर दिया है। ये भी लग रहा है टू व्हीलर्स के अंदर के टू व्हीलर्स के अंदर पहले सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में 70 सीसी बाइक बिकती थी। अब क्योंकि अर्बनाइजेशन भी हो गई है हमारे मुल्क के अंदर, इनकम लेवल्स भी थोड़े बढ़ गए हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि प्रीमियम बाइक्स भी ख़रीदी जा रही हैं, जैसे 125 और 150 सीसी की बाइक्स। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्जिन के अंदर ये प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है टू व्हीलर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा पुश आ रहा है कि ईवी बाइक्स को लाया जाए। काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स भी आ चुके हैं, कैपेसिटीज़ भी लग रही हैं। तो ये एक चीज़ होगी जो इसको आपको नज़र में रखना होगा अगर आप इस सेगमेंट के अंदर कुछ करना चाहते हैं। ट्रैक्टर्स के अंदर हम हिस्टोरिकली देखते हैं 40,000 से लेके या 30,000 से लेके 70,000 ट्रैक्टर बिकते हैं इन एनी गिवन ईयर पाकिस्तान में। पिछले साल तकरीबन 30,000 ट्रैक्टर बिके हैं। ट्रैक्टर्स की पिछले साल सेल हमने थोड़ी डिप्रेस इसलिए देखी क्योंकि फार्म इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ शायद उतनी हाई नहीं थी, तो उसकी वजह से फार्म इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ी स्लो सेल्स हुई। प्लस साथ ही साथ हुकूमत ने अपनी नई स्कीम भी लॉन्च की है किसानों के लिए ताकि वो सब्सिडाइज ट्रैक्टर ख़रीद सकें। तो उसमें होता यह है कि जब एक किसान को आइडिया होता है कि उसको एक सब्सिडी मिल सकती है अपना अगला ट्रैक्टर ख़रीदने की, तो वो कोशिश करता है कि वो साल में वो ट्रैक्टर ना ख़रीदे और कुरानदाजी में अपना नाम लिखवाए और देखे कि वहाँ पे अगर उसका नाम निकलता है तो फिर वो अपना ट्रैक्टर ख़रीद ले। awesome, ये बड़ा आपने कम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन दिया जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें आपने कुछ नाम लिए हैं, लेकिन आपने ट्रक्स जो बताया था उसमें ट्रक्स में कुछ कंपनीज के नाम अगर आप बता सकेंगे पामा मैन्युफैक्चर्ड कौन सी हैं। ऑब्वियसली अ पर्सन मस्ट डू देयर ओन रिसर्च बिफोर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ दीज, लेकिन थोड़ा सा आप बता सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ट्रक्स में हैं, और इस तरह कौन सी कंपनीज हैं जो ट्रैक्टर्स की आपने बात की? ट्रैक्टर्स के अंदर बाय एंड लार्ज दो ही लिस्टेड प्लेयर्स हैं। आपको मैसी फर्गसन के ट्रैक्टर्स और फिएट के ट्रैक्टर्स पता होंगे जो मिलर ट्रैक्टर्स और अलगाजी ट्रैक्टर्स बनाते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर आपको अपनी फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी देखनी होंगी, कौन सा इस वक्त ज़्यादा सस्ता लग रहा है कंपैरेटिवली, किस में आपको ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ का चांस लगता है, किसके पास डोमिनेंट पोजीशन है। ट्रक्स में अगर बात करें तो ट्रक्स के अंदर पामर रजिस्टर्ड तो जैक है, इसूजू है और मास्टर और हीनो है। लेकिन वंस अगेन आपको इधर भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑटो सेक्टर के अंदर तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज एन इन्वेस्टर आप ट्रैक रखें कि क्या प्राइसिंग चेंजेस हो रहे हैं, कौन सी कंपनी क्या कर रही है मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। और अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र देखेंगे
तो यू कैन मे बी और परहैप्स फाइंड के कौन विनर इस सिचुएशन में मार्केट शेयर में या प्रॉफिटेबिलिटी में निकलता है। ट्रक्स में जैसे आपने पूछा कि कौन सी कंपनियां लिस्टेड हैं, तो दे आर मेनली ओनली 3 लिस्टेड कंपनीज जो ट्रक के बिजनेस के अंदर हैं। एक गंदारा ऑटोमोबाइल्स है, एक गंदारा इंडस्ट्रीज है और एक हीनो पार्क मोटर्स है। Awesome. Thank you very much, Umar, for your time. Really appreciate the insights और really appreciate you joining and taking time out today. तो ये थे जनाब उमर सिरान from Chase Securities and we discussed auto sector at length. आपने किस किस कंपनी में ऑटो में इन्वेस्ट किया हुआ है, कमेंट्स में मैं ज़रूर आगाह करें, और आपने क्यों उसमें किया हुआ है और आपको क्या लगता है कि 2026 में वो स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। उसके साथ साथ जो ऑटो सेक्टर के अलावा आप समझते हैं कि हमें किसी और सेक्टर को एनालिसिस करना चाहिए, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स अबाउट दैट एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर आपको अच्छी लगी है पॉडकास्ट, उसको लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।